जय भीम। इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला चैनल में आपका स्वागत है। इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर की टीम की ओर से विनम्र निवेदन, कृपया पूरा वीडियो देखें, लाइक करें। एक इंसान जब कुर्सी पर बैठकर न्याय नहीं करता, चाहे वो वेशभूषा से किसी भी धर्म का होने का दिखावा करे, वो किसी भी धर्म का अनुयायी नहीं हो सकता। जय भीम साथियों, इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दिल की एक बात साझा करना चाहता हूं। मेरा मानना है कि अगर आपको सच में पढ़ना या सुनना है तो उस व्यक्ति को पढ़िए और सुनिए जिसने हजारों वर्षों से गुलामी से भी बदतर अछूतता का जीवन जी रही पीढ़ियों की नियति को बदल दिया, जिसने करोड़ों लोगों को अछूत और अपवित्र समझे जाने वाली अमानवीय व्यवस्था से बाहर निकालकर उन्हें एक इंसान के रूप में सम्मान, अधिकार और समानता दिलाई। आप किसी भी धर्म, देवी या देवता को माने, ये आपका निजी अधिकार है, लेकिन हमारा मानना है कि मानने के लिए वही धर्म सबसे श्रेष्ठ है जिसे अपनाने से न केवल हमारा स्वयं का सुधार और विकास हो, बल्कि समाज के अन्य लोगों का भी उत्थान हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बचपन से ही एक धर्म को दिल से मानते थे, फिर भी उन्होंने सच्चाई की खोज में 1935 से लेकर 1956 तक सभी धर्मों का गहन अध्ययन किया। उन्होंने हर धर्म को भीतर से समझने का प्रयास किया। लगभग 20-21 साल गहन अध्ययन के बाद 1956 में जाकर वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सबसे अच्छा धर्म वही है जिसके मूल्यों का वे बचपन से ही व्यवहार में पालन करते आ रहे थे, बौद्ध धर्म। हम में से अधिकांश लोग किसी परंपरा, जन्म या मजबूरी के कारण धर्म अपनाते हैं, लेकिन यह तय करना कि कौन सा धर्म मानवता, समानता और सम्मान सिखाता है, ये खोज हम उतनी गहराई से नहीं कर पा सकते जितनी गहराई से डॉक्टर अंबेडकर ने की। उसी गहन अध्ययन, तर्क और विवेक के आधार के रास्ते पर चलकर वे करोड़ों लोगों का जीवन बदल सके। अपने भाषणों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बार बार स्पष्ट कहा करते थे कि भारत में हजारों महात्मा आए और चले गए, लेकिन भारत के अछूत अछूत ही बने रहे। उन्होंने ये भी कहा था, मैं अपने जीवन काल में इन लोगों की स्थिति बदल कर रहूंगा। वास्तव में 26 जनवरी 1950 को उन्होंने भारत के अछूत समाज का जीवन बदल दिया। उन्हें भी एक इंसान होने के नाते समान बुनियादी मानवाधिकार मिले और उनके विकास के रास्ते खुले। ये कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि ज्ञान, तर्क और संघर्ष की ऐतिहासिक जीत थी। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में सैकड़ों सांसदों से अकेले बहस करके समानता का अधिकार और छुआछूत की समाप्ति को कानून का रूप दिलवाया। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 17 छुआछूत का अंत और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये सभी उनके अथक संघर्ष का परिणाम है। संविधान सभा के कई सदस्य छुआछूत के खिलाफ कानून बनाने के पक्ष में नहीं थे। उनका कहना था कि ये केवल एक सामाजिक समस्या है जिसे सामाजिक सुधारों से समाप्त किया जा सकता है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का स्पष्ट मत था, छुआछूत एक अपराध है और अपराध के विरुद्ध कानून आवश्यक होता है। लंबी, तीखी और ऐतिहासिक बहसों के बाद अंततः उनके ज्ञान और तर्कों के सामने विरोध करने वालों को झुकना पड़ा। भारत का अछूत समाज हजारों वर्षों से देवी देवताओं की पूजा करता आया है और आज भी करता है, लेकिन इससे उनकी सामाजिक स्थिति नहीं बदली, वे अछूत ही बने रहे। सिख गुरुओं ने सिख धर्म में समानता की स्थापना की, लेकिन उनके जाने के बाद जातिवादी सोच के कुछ सिखों ने दलित समाज वाले सिखों को फिर हाशिए पर धकेल दिया। हमारा विश्वास है कि समाज में वास्तविक समानता वही ला सकता है जो ठोस व्यवस्था, सिस्टम और वैज्ञानिक सोच पर आधारित हो। यह कार्य डॉक्टर अंबेडकर के ज्ञान और संविधान के माध्यम से ही संभव हुआ। डॉक्टर अंबेडकर के जाने के बाद भी वो व्यवस्था आज तक काम कर रही है। जो लोग इंसानी बराबरी का समर्थन करते हैं, उन्हें सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को पढ़ना और समझना चाहिए, ताकि ये जाना जा सके कि आखिर ऐसा क्या था जिसके सामने संविधान सभा के सैकड़ों विरोध करने वाले सांसद और ज्ञानी लोग भी टिक नहीं पाए। कुछ ऐसी समाज के नौजवान लड़के लड़कियां और अन्य लोग बाबा साहेब को पढ़ना या सुनना पसंद नहीं करते। वे ये अवश्य समझ लें कि यदि उन्होंने संघर्ष करके अनुच्छेद 14, 17 और 32 जैसे अधिकार संविधान में शामिल न करवाए होते तो आज भी अछूत समाज अछूत ही होता, और उनके द्वारा यदि हिंदू कोड बिल संसद में न लाया गया होता तो भारत की महिलाओं को भी समानता के अधिकार कभी न मिल पाते। हमारा दृढ़ विश्वास है कि जब आप उस व्यक्ति को पढ़ लेंगे और समझ लेंगे जिसने हजारों वर्षों से शोषित करोड़ों लोगों और भारतीय औरतों की जिंदगी बदल दी, तो उसके बाद आप जो चाहे पढ़ते रहिए, लेकिन पहले बाबा साहेब को जानिए। इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर और साथ ही आपके साथ एक नई वीडियो साझा करेंगे। साथियों, जो खास दिन हम मनाते हैं, केवल वो दिन ही खास नहीं होते। खास दिन वो भी होते हैं जो उस दिन को खास दिन बनाने के लिए सख्त मेहनत करके काम में लगाए गए होते हैं। केवल वो दिन ही नहीं, हमारे पूर्वजों ने एक एक दिन मेहनत करके सारा जीवन हमारा भविष्य संवारने के लिए लगाया है। तो हमें हर दिन जानने की जरूरत है कि उस दिन वो किस काम के लिए मेहनत कर रहे थे।
डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के किए महान काम की जानकारी की वीडियो आज साझा कर रहे हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जय भीम साथियों। इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर ने आज की वीडियो के बारे में आपको बता ही दिया है। आज का टॉपिक है संविधान और सामाजिक न्याय, 27 दिसंबर की विरासत। यह स्रोत 27 दिसंबर की ऐतिहासिक महत्ता को भारतीय संविधान निर्माण की यात्रा के एक निर्णायक पड़ाव के रूप में रेखांकित करते हैं। इसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू के योगदानों पर चर्चा की गई है, जिन्होंने विभिन्न दृष्टिकोणों के बावजूद समानता, न्याय और बंधुत्व के साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया। वर्ष 1946 से 1950 के बीच की प्रमुख घटनाओं के माध्यम से यह दर्शाया गया है कि कैसे इस तिथि के आसपास सामाजिक न्याय, मौलिक अधिकारों और जाति उन्मूलन जैसे विषयों पर गंभीर वैचारिक मंथन हुआ। लेख यह स्पष्ट करते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता तब तक अधूरी है जब तक समाज में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र पूरी तरह स्थापित न हो जाए। अंततः यह विवरण संविधान को केवल एक कानूनी ग्रंथ नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन के एक सक्रिय औजार के रूप में प्रस्तुत करता है। यह हमें याद दिलाता है कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाना आज भी हमारे राष्ट्र के लिए अनिवार्य है। नमस्कार। भारत का संविधान ये सिर्फ एक कानून की किताब नहीं है, ये तो कहानी है एक पूरे राष्ट्र की आत्मा को गढ़ने की। लेकिन इतनी लंबी और बड़ी कहानी में एक तारीख 27 दिसंबर ये बार बार एक पहेली की तरह सामने क्यों आती है? चलिए आज इसी एक तारीख के धागे को पकड़कर उस महान सफर को समझते हैं। तो सवाल यही है ना कि लगभग 3 साल की मेहनत, हजारों घंटों की बहस और ना जाने कितने संशोधनों के बीच इस एक तारीख 27 दिसंबर में आखिर ऐसा क्या खास है? देखिए, ये कोई एक घटना का दिन नहीं है, बल्कि ये एक चाबी की तरह है। एक ऐसी चाबी जो हमें संविधान बनने के अलग अलग दौर के दरवाजे खोलने में मदद करेगी। और इसी चाबी का इस्तेमाल करके हम 1946 से 1950 तक का सफर तय करेंगे। अब ऐसा समझ लीजिए कि ये तारीख एक स्नैपशॉट की तरह है, एक झलक जो हमें दिखाती है कि कैसे धीरे धीरे भारत की संवैधानिक आत्मा ने शक्ल ली, कैसे हमारे लोकतंत्र की वो गहरी नींव रखी गई जिस पर आज हम खड़े। तो चलिए सबसे पहले पड़ाव पर चलते हैं, नींव। यहाँ हम देखेंगे कि सामाजिक लोकतंत्र का विचार आखिर ये पैदा कैसे हुआ। तो बात शुरू होती है दिसंबर 1946 से। संविधान सभा की बैठकें शुरू हो चुकी थीं और बहस का असली मुद्दा सिर्फ राजनीतिक आज़ादी नहीं था। मतलब सवाल सिर्फ अंग्रेज़ों को भेजने का नहीं था। असली और बड़ा सवाल ये था कि क्या हम सिर्फ शासक बदल रहे हैं या हजारों साल से चली आ रही हमारी सामाजिक व्यवस्था को भी बदलेंगे। और 1947 आते आते यही सवाल मौलिक अधिकारों की बहस में बदल चुका था। और इस बहस को सबसे बुलंद आवाज दी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। उनका ये एक वाक्य एक तरह से हमारे संविधान की आत्मा बन गया कि भाई, वोट डालने का अधिकार मिल भी गया तो क्या, अगर समाज में इंसान को इंसान का दर्जा और सम्मान ही ना मिले? राजनीतिक लोकतंत्र अधूरा है सामाजिक लोकतंत्र के बिना। और इसी सोच को दूसरी तरफ से ताकत दे रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनका जोर एक ऐसे भारत पर था जो आधुनिक हो, वैज्ञानिक सोच वाला हो और धर्मनिरपेक्ष हो। तो देखिए, एक तरफ सामाजिक न्याय की जबरदस्त वकालत और दूसरी तरफ एक मॉडर्न राष्ट्र का सपना। इन्हीं दो महान विचारों के संगम से हमारे संविधान का आधार तैयार हुआ। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, बहस। ये वो दौर था जब समानता और बंधुत्व जैसे सिद्धांतों पर सबसे ज्यादा जोरदार चर्चा हुई। और फिर आता है साल 1948, 27 दिसंबर के आसपास का वो समय जब सामाजिक न्याय को सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं, बल्कि एक सख्त कानून बनाने की लड़ाई लड़ी गई। मकसद बिल्कुल साफ था, उन सामाजिक दीवारों को गिराना जिन्होंने सदियों से हमारे समाज को ऊंच नीच में बांट कर रखा था। और इस सामाजिक क्रांति को जमीन पर उतारने के लिए बनाए गए ये 4 मजबूत स्तंभ। अनुच्छेद 14 जिसने कहा कानून के सामने सब बराबर हैं। अनुच्छेद 15 जिसने धर्म, जाति, लिंग के आधार पर हर तरह के भेदभाव को गैर कानूनी बना दिया। अनुच्छेद 16 जिसने सरकारी नौकरियों में सबको बराबरी का मौका दिया। और शायद सबसे क्रांतिकारी अनुच्छेद 17 जिसने छुआछूत जैसी अमानवीय प्रथा को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया, उसे एक अपराध बना दिया। ये सिर्फ कानून नहीं थे, ये एक नए समाज का ऐलान था। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ये भी जानते थे कि सिर्फ कानून बना देने से समाज नहीं बदल जाता। इसीलिए उन्होंने बंधुत्व यानी भाईचारे के विचार पर सबसे ज्यादा जोर दिया। उनका तर्क बहुत साफ था कि अगर हम देश के लोग एक दूसरे को अपना नहीं समझेंगे, एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे, तो आज़ादी और बराबरी ये सब बस कागज पर लिखे खोखले शब्द बनकर रह जाएंगे।
बंधुत्व ही वो गोंद है जो इन सारे महान मूल्यों को आपस में जोड़कर रखता है। और अब आता है तीसरा और शायद सबसे अहम पड़ाव, चेतावनी। संविधान की आत्मा को बचाने के लिए दी गई एक बहुत जरूरी सलाह। साल 1949 तक संविधान का पूरा मसौदा मतलब फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो चुका था। 26 नवंबर को इसे अपना भी लिया गया। लेकिन 27 दिसंबर के आसपास जब जश्न का माहौल था, तब एक गहरी चिंता भी उभर रही थी। चिंता ये कि कागज पर तो हमने एक शानदार लोकतंत्र बना लिया है, पर क्या ये असल दुनिया की कठोर चुनौतियों का सामना कर पाएगा? और इसी चिंता और सवाल के जवाब में डॉक्टर अंबेडकर ने वो ऐतिहासिक चेतावनी दी जो आज भी हमारे लिए उतनी ही जरूरी है। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर हमने समाज में और लोगों की आर्थिक स्थिति में बराबरी नहीं लाई, तो हमारा ये राजनीतिक लोकतंत्र, ये वोट डालने का अधिकार, ये ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। ये सिर्फ एक बात नहीं थी, ये एक भविष्यवाणी थी। और अब आखिरी पड़ाव, विरासत। सवाल ये है कि उन सभी बहसों का, उन चेतावनियों का आज के भारत के लिए क्या मतलब है? 26 जनवरी 1950, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, वो सपना हकीकत में बदलना शुरू हो गया। अब भारत सिर्फ एक देश नहीं था, बल्कि एक कल्याणकारी राज्य यानी एक वेलफेयर स्टेट था। मतलब एक ऐसी सरकार जिसकी सबसे पहली और बड़ी जिम्मेदारी अपने हर एक नागरिक की भलाई सुनिश्चित करना थी। और इस कल्याणकारी राज्य को बनाने वाले दो सबसे बड़े आर्किटेक्ट थे, डॉक्टर अंबेडकर और पंडित नेहरू। दिलचस्प बात यह है कि दोनों के रास्ते थोड़े अलग थे, पर मंजिल एक ही थी। अंबेडकर के लिए संविधान सामाजिक क्रांति का एक हथियार था, तो नेहरू के लिए लोकतंत्र एक आधुनिक राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया। एक का जोर वंचितों के अधिकारों पर था, तो दूसरे का जोर वैज्ञानिक सोच वाले भारत पर। इन्हीं दो धाराओं ने मिलकर भारत के उस अनोखे लोकतांत्रिक चरित्र को बनाया जिसे हम आज जानते हैं। लेकिन वो सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है, क्या वो सपना पूरी तरह साकार हो गया है? नहीं, आज भी जाति के नाम पर भेदभाव, लैंगिक असमानता और अमीर गरीब के बीच की गहरी खाई, ये सब वो चुनौतियां हैं जो उसी नींव को कमजोर करती हैं जिसके बारे में हमारे निर्माताओं ने हमें पहले ही चेतावनी दी थी। और यही वो बात है जो हमें हमेशा याद रखनी है। संविधान किसी म्यूजियम में सजाकर रखने के लिए नहीं बना है, ये एक जिंदा दस्तावेज है, सामाजिक बदलाव लाने का एक औजार है, समाज के सबसे आखिरी पायदान पर खड़े इंसान तक न्याय और समानता पहुंचाने का एक जरिया है। तो सवाल घूम फिरकर वहीं आ जाता है। हमारे संस्थापकों ने एक न्याय से भरे बराबरी वाले भारत का नक्शा तो हमें सौंप दिया, पर क्या उस नक्शे पर इमारत पूरी बन पाई है? शायद नहीं, और उस इमारत को पूरा करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। नमस्कार। हमारे एक लिसनर ने हमें इंजीनियर हरदीप सिंह चंबर के लिखे 2 लेख भेजे हैं और आज हम इन्हीं की गहराई में उतरेंगे। टॉपिक है भारतीय संविधान के निर्माण में 27 दिसंबर की भूमिका। अब पहली नज़र में ये सिर्फ एक तारीख लगती है, पर इन लेखों के मुताबिक ये तारीख 1946 से 1949 तक, मतलब हर साल एक मील के पत्थर की तरह थी, जिसने हमारे लोकतंत्र की आत्मा को एक तरह से शक्ल दी। और देखिए, इस कहानी के केंद्र में 2 बड़े किरदार हैं, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू। अक्सर हम इन्हें अलग अलग खेमों में देखते हैं, पर आज हम समझेंगे कि कैसे इन दोनों के विचारों ने मिलकर एक ऐसे भारत की नींव रखी जिसका सपना हम आज भी देखते हैं। तो चलिए इस वैचारिक सफर को शुरू करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं 1946 से। संविधान सभा की बैठकें अभी शुरू ही हुई हैं। देश आज़ाद होने वाला है, माहौल में एक अलग ही जोश है। उस समय 27 दिसंबर के आसपास चल क्या रहा था? क्या सारी बहस सिर्फ अंग्रेज़ों को हटाने और पॉलिटिकल पावर लेने पर थी? वो दौर वाकई में बड़ा ज़बरदस्त था। मतलब एक तरफ आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारी थी, तो दूसरी तरफ विचारों का एक बड़ा तूफान चल रहा था। और जैसा आपने पूछा, बहस सिर्फ राजनीतिक आज़ादी पर बिल्कुल नहीं थी। असली और गहरी बहस इस बात पर थी कि क्या आज़ाद भारत में सिर्फ शासक बदलेंगे, मतलब गोरे अंग्रेज़ों की जगह भूरे भारतीय आ जाएंगे, या फिर हजारों साल पुरानी जो सामाजिक व्यवस्था है वो भी बदलेगी? ये तो बहुत बड़ा सवाल था, और इसी पॉइंट पर डॉक्टर अंबेडकर की एंट्री होती है ना? उन्होंने एक बहुत पावरफुल आइडिया सामने रखा था। एग्जैक्टली। और यही वो विचार है जो इन लेखों के मुताबिक संविधान की आत्मा बनने वाला था। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में साफ साफ कहा, और ये बात बार बार दोहराने लायक है, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अधूरा रहेगा
जब तक सामाजिक लोकतंत्र स्थापित नहीं होता। सामाजिक लोकतंत्र, ये सुनने में तो बहुत क्रांतिकारी लगता है, लेकिन उस समय संविधान सभा में बैठे दूसरे नेताओं के लिए इसका मतलब क्या था? क्या सभी इस विचार से सहमत थे या इसे लेकर कोई विरोध भी था? मतलब प्रैक्टिकली इसका क्या मतलब था? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कई लोगों के लिए लोकतंत्र का मतलब था एक व्यक्ति एक वोट, बस। हाँ। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के लिए यह सिर्फ शुरुआत थी। अच्छा। उनके सामाजिक लोकतंत्र का मतलब था एक ऐसा समाज जहां कानून की नजर में सब बराबर हों, हाँ। जहां किसी के साथ उसकी जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव न हो, हाँ। और जहां हर व्यक्ति को सम्मान से जीने का हक हो। हाँ। उनका पॉइंट था कि अगर समाज में ऊंच नीच और छुआछूत जैसी हजारों साल पुरानी बीमारियां मौजूद हैं, हाँ। तो सिर्फ वोट देने का अधिकार बेमानी है, वो खोखला है। वाह। मतलब असली आजादी सिर्फ सरकार चुनने की नहीं, बल्कि समाज में बराबरी का दर्जा पाने की है। तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारे संविधान का जो डीएनए है, जिसमें जाति उन्मूलन और कानून के सामने समानता जैसे विचार हैं, उसकी पहली कोशिका यहीं 1946 में तैयार हुई थी? बिल्कुल, आप इसे ठीक वैसे ही समझ सकते हैं। यहीं पर यह तय हो गया था कि भारत का संविधान सिर्फ एक लीगल रूल बुक नहीं होगा, बल्कि एक सोशल रेवोल्यूशन का मैनिफेस्टो बनेगा। तो 1946 में ये वैचारिक बीज बो दिया गया कि लोकतंत्र सिर्फ राजनीतिक नहीं, सामाजिक होना चाहिए। लेकिन फिर देश आजाद हुआ और उसके साथ आया बंटवारे का भयानक तूफान, दंगे, लाखों लोगों का विस्थापन। ऐसे में क्या वो सामाजिक लोकतंत्र का नाजुक विचार जिंदा रह पाया? 1947 के दिसंबर तक माहौल कितना बदल चुका था? माहौल बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो चुका था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस उथल-पुथल ने सामाजिक लोकतंत्र के विचार को कमजोर नहीं किया, बल्कि और भी जरूरी बना दिया। संविधान सभा के सदस्यों ने अपनी आंखों से देखा कि धार्मिक और जातीय नफरत देश को कैसे तोड़ सकती है। इसलिए एक न्यायपूर्ण समाज बनाने की जरूरत और भी शिद्दत से महसूस की जाने लगी। तो इस जरूरत ने संविधान में खुद को कैसे मैनिफेस्ट किया? 1947 में क्या ठोस कदम उठाए गए? 1947 के अंत तक मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स का ढांचा तैयार हो रहा था, और यहीं पर असली वैचारिक जंग लड़ी गई। स्रोत बताते हैं कि अनुच्छेद 14 से 18 पर जबरदस्त बहसें हुईं। ये वही अनुच्छेद हैं जो समानता के अधिकार की गारंटी देते हैं। और इन्हीं में अनुच्छेद 17 भी है, छुआछूत का अंत। एक मिनट, क्या इसे अपराध बनाने का विचार उस समय के लिए बहुत ज्यादा रैडिकल नहीं था? मेरा मतलब है, ये एक ऐसी प्रथा थी जो सदियों से समाज की जड़ों में थी। इससे एक झटके में गैरकानूनी बना देना, समाज इसे स्वीकार करने के लिए कितना तैयार था? ये उस समय का सबसे रैडिकल कदम था, और इसके पीछे डॉक्टर अंबेडकर की दृढ़ता थी। कई लोग मानते थे कि ये एक सामाजिक बुराई है जिसे शिक्षा और सुधार से धीरे धीरे खत्म करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का तर्क था कि जब तक राज्य अपनी पूरी ताकत से इस पर प्रहार नहीं करेगा, तब तक ये कभी खत्म नहीं होगी। उन्होंने साफ कहा कि अगर राज्य सामाजिक अन्याय को खत्म करने में नाकाम रहा, तो ये लोकतंत्र कुछ अमीर और तथाकथित ऊंची जातियों का खिलौना बनकर रह जाएगा। इसलिए छुआछूत को एक संवैधानिक अपराध घोषित किया गया। ये सिर्फ एक कानून नहीं था, ये भारत के माथे पर लगे एक कलंक के खिलाफ युद्ध का ऐलान था। अच्छा, तो जब अंबेडकर इन सामाजिक मुद्दों पर जोर दे रही थी, तब नेहरू का फोकस कहाँ था? क्योंकि उनकी भूमिका भी तो उतनी ही अहम थी। क्या वो इन बहसों में शामिल थे? बिल्कुल, और यहीं पर कहानी और दिलचस्प हो जाती है। स्रोतों के मुताबिक जहां अंबेडकर सामाजिक न्याय की जमीन तैयार कर रहे थे, वहीं पंडित नेहरू उस पर एक आधुनिक, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राष्ट्र की इमारत का ढांचा खड़ा कर रहे थे। उन्होंने नागरिक स्वतंत्रता मतलब सिविल लिबर्टीज, प्रेस की आज़ादी और एक सेक्युलर स्टेट के विचार को संविधान की रीढ़ बताया। तो एक तरफ सामाजिक क्रांति की आग थी और दूसरी तरफ आधुनिक राष्ट्र निर्माण का ब्लूप्रिंट। तो 1947 में मौलिक अधिकारों की नींव रख दी गई, खासकर छुआछूत के खिलाफ। लेकिन सिर्फ एक सिद्धांत बना देना या कानून लिख देना काफी नहीं था। इसे लागू करने और समाज के हर पहलू में समानता लाने के लिए और भी ठोस प्रावधानों की जरूरत थी। यहीं पर 1948 की बहसें और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं, है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। 1948 को स्रोतों में संविधान निर्माण का सबसे वैचारिक साल कहा गया है। इस साल उन कानूनों को तराशा जा रहा था जो आज हमारे नागरिक अधिकारों का आधार हैं। 27 दिसंबर 1948 के आसपास बहसें बहुत ठोस हो चुकी थीं। जैसे अनुच्छेद 15 जो कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक से धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।
या फिर अनुच्छेद 16 जो सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर देने की बात करता है। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उन दरवाजों को खोलने की चाबियां थी जो सदियों से कुछ लोगों के लिए बंद थे। और इसी दौर में एक और शब्द पर बहुत जोर दिया गया, जिसका जिक्र हमारे स्रोत बार बार करते हैं, बंधुत्व यानी फ्रेटर्निटी। मैंने हमेशा सोचा है कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता और समानता जैसे शब्दों के साथ ये थोड़ा पोएटिक सा शब्द क्यों रखा गया? क्या ये सिर्फ एक अच्छा विचार था या इसका कोई गहरा प्रैक्टिकल मतलब भी था? इसका मतलब सिर्फ पोएटिक नहीं बल्कि शायद सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल था। और ये विचार भी डॉक्टर अंबेडकर ने ही प्रमुखता से रखा। उन्होंने संविधान सभा में अपनी एक सबसे प्रसिद्ध स्पीच में कहा था, बंधुत्व के बिना स्वतंत्रता और समानता टिक नहीं सकती। एक मिनट, ये बहुत गहरी बात है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कानून आपको स्वतंत्रता दे दे और समानता भी दे दे, लेकिन अगर समाज में लोग एक दूसरे को दुश्मन की तरह देखते हैं, एक दूसरे की जाति या धर्म से नफरत करते हैं, तो क्या वो स्वतंत्रता और समानता किसी काम की है? अंबेडकर का मानना था कि जब तक हम भारत के लोग एक दूसरे को एक ही परिवार का सदस्य नहीं मानेंगे, एक दूसरे की गरिमा का सम्मान नहीं करेंगे, तब तक कानूनी समानता सिर्फ कागज पर रह जाएगी। बंधुत्व वो सामाजिक गूंद है जो स्वतंत्रता और समानता को एक साथ चिपका कर रखता है। इसके बिना समानता एक बोझ बन जाएगी और स्वतंत्रता अराजकता में बदल जाएगी। समझ गई। तो कानून आपको बराबरी का हक दे सकता है, लेकिन बंधुत्व आपको बराबर महसूस कराता है। That's a huge distinction. ये संविधान का नैतिक कंपास था। बिल्कुल, ये संविधान की आत्मा थी। ठीक है, तो अब हम अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर आते हैं, 27 दिसंबर 1949। इस समय तक संविधान का फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो चुका था। 26 नवंबर 1949 को इसे अपना भी लिया गया। तो अब तो जश्न का माहौल होना चाहिए था, लेकिन स्रोतों में जिक्र है कि इस समय डॉक्टर अंबेडकर ने जश्न नहीं मनाया बल्कि एक चेतावनी दी। इतनी मेहनत के बाद ये निराशा या चिंता क्यों? माहौल जश्न का जरूर था, लेकिन उसमें एक गहरी चिंता भी खुली हुई थी। संविधान तो बन गया, पर क्या ये चलेगा? क्या जिन ऊंचे आदर्शों को हमने पन्नों पर उतारा है, उन्हें हम असलियत में जी पाएंगे? इसी कंटेक्स्ट में डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी वो प्रसिद्ध चेतावनी दी थी। उन्होंने संविधान सभा में अपने अंतिम भाषण में कहा था, और ये शब्द आज भी हमारे लिए उतने ही प्रासंगिक हैं। 26 जनवरी 1950 को हम एक विरोधाभासी जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे पास समानता होगी, एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य। लेकिन हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में हमारे पास असमानता होगी। और उनकी चेतावनी क्या थी? उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हमने इस सामाजिक और आर्थिक असमानता को जल्द से जल्द खत्म नहीं किया, तो जो लोग इस असमानता से पीड़ित हैं, वे इस राजनीतिक लोकतंत्र के ढांचे को ही ध्वस्त कर देंगे, जिसे इस सभा ने इतनी मेहनत से बनाया है। ये तो बहुत बड़ी और डरावनी चेतावनी थी, और आज के समय में देखें तो ये कितनी सच लगती है। आर्थिक और सामाजिक असमानता आज भी हमारे लोकतंत्र के लिए शायद सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसा लगता है जैसे वो भविष्य देख रहे थे। इसीलिए उन्हें संविधान का शिल्पी कहा जाता है। वे सिर्फ कानून नहीं लिख रहे थे, वे आने वाली पीढ़ियों को आगाह भी कर रहे थे। यह हमें वापस उन दो मुख्य किरदारों पर लाता है, डॉक्टर अंबेडकर और पंडित नेहरू। अक्सर इन दोनों को एक दूसरे के विरोधी के तौर पर दिखाया जाता है, लेकिन इन लेखों को पढ़कर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये तस्वीर अधूरी है। मुझे हमेशा लगता था कि ये दोनों अलग अलग दिशाओं में काम कर रहे थे, पर जैसा आप बता रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक ही इमारत के दो अलग अलग आर्किटेक्ट थे। क्या ये कहना सही होगा? ये एक बेहतरीन एनालॉजी है, और यही इन लेखों का सबसे दिलचस्प पहलू है। वे हमें दिखाते हैं कि एक मजबूत इमारत के लिए नींव और ढांचा दोनों जरूरी हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। डॉक्टर अंबेडकर का पूरा जोर सामाजिक क्रांति पर था। वो समाज की जड़ों में मौजूद हजारों साल पुरानी बीमारी का इलाज करना चाहते थे। उनके लिए संविधान सामाजिक बदलाव का एक हथियार था। वो नींव डाल रहे थे। और नेहरू? वहीं पंडित नेहरू का ध्यान आधुनिक राष्ट्र निर्माण पर था। वैज्ञानिक सोच, बड़े बांध, औद्योगिकरण और एक मजबूत लोकतांत्रिक ढांचा। उनका मानना था कि एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र बनेगा तो सामाजिक समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। तो वो इमारत का सुपरस्ट्रक्चर तैयार कर रहे थे। मोटे तौर पर हाँ, ये समझना जरूरी है कि ये प्रक्रिया बहुत सहज नहीं थी। कई बार बहसों में काफी तनाव होता था, लेकिन अंत में दोनों का लक्ष्य एक ही था, एक न्यायपूर्ण और समतामूलक भारत।
और हमारा संविधान इन दोनों की साझी विरासत है। तो इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा का, इन सारी बहसों का आज के भारत के लिए क्या मतलब है? 27 दिसंबर का ये संदेश आज हमारे लिए कितना रेलेवेंट है? ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये हमारे आज का आईना है। स्रोत हमें याद दिलाते हैं कि आज भी जब हम अपने आसपास जातिगत भेदभाव की खबरें पढ़ते हैं, महिलाओं के खिलाफ हिंसा देखते हैं या अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई को महसूस करते हैं, तो 27 दिसंबर का वो संदेश और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और वो संदेश क्या है, अगर उसे कुछ वाक्यों में समेटना हो? संदेश बहुत साफ है। पहला, समानता सिर्फ कानून की किताबों से नहीं, हमारे सामाजिक व्यवहार से आती है। दूसरा, न्याय केवल अदालतों से नहीं मिलता, उसे समाज की सोच में स्थापित करना पड़ता है। और तीसरा और सबसे जरूरी, कि इन सब मूल्यों को जो चीज एक साथ बांध कर रखती है वो है बंधुत्व, फ्रेटर्निटी। हमारे स्रोत हमें चेताते हैं कि संविधान केवल पूजा करने या पढ़ने की किताब नहीं है, ये सामाजिक परिवर्तन का एक जिंदा औजार है। और डॉक्टर अंबेडकर की वो चेतावनी आज भी हमारे कानों में गूंजनी चाहिए। बिल्कुल, ये हमें याद दिलाता है कि संविधान का काम 26 जनवरी 1950 को खत्म नहीं हुआ था, बल्कि असल काम तो वहां से शुरू हुआ था। सही कहा, वो एक शुरुआत थी, अंत नहीं। तो कुल मिलाकर 27 दिसंबर सिर्फ एक कैलेंडर की तारीख नहीं, बल्कि भारतीय संविधान की उस चेतना का प्रतीक है जहां समानता, न्याय और बंधुत्व सिर्फ भारी भरकम शब्द नहीं थे, बल्कि एक सामाजिक क्रांति का ऐलान थे। ये दिन हमें डॉक्टर अंबेडकर और नेहरू के उस साझा सपने की याद दिलाता है जो तब तक अधूरा रहेगा जब तक इस देश के समाज के आखिरी इंसान को न्याय और सम्मान नहीं मिल जाता। और अंत में सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। संविधान निर्माताओं ने हमें सामाजिक बदलाव का एक क्रांतिकारी औजार तो दे दिया, पर क्या आज हम, यानी भारत का समाज और इसकी संस्थाएं, उस औजार का इस्तेमाल उसी क्रांतिकारी भावना से कर रहे हैं जिसके साथ इसे बनाया गया था? साथियों, अब तो जाग जाओ। अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? अंबेडकवादियों, सब एक हो जाओ। If you want to make India great, then definitely read the newspaper Equality and Justice Patiala, published daily. जय भीम। आपने वीडियो पूरा देखा, धन्यवाद। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।